वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न की कि आखिर क्या होता है NTA नेट, यानी कि UGC नेट के नाम से भी आप जिसको जानते हैं। ये एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में वो सभी बातें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। चलिए बिना किसी डिले के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं NTA नेट एग्जाम है क्या, कौन लेता है, कब कंडक्ट की जाती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और इसके साथ साथ एक बोनस पॉइंट आपको मिलेगा कि हर एक यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जो फॉर श्योर आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं NTA नेट, यानी कि जिसको आप UGC नेट के नाम से भी जानते हो, ये है क्या। तो बेसिकली NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश के बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम को कंडक्ट कराता है। उसी कंपटीशन एग्जाम में एक एग्जाम है आपका नेट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो NTA के द्वारा हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से मंथ में इसको कंडक्ट किया जाता है, इसको कंडक्ट किया जाता है, एक आता है आपका जून साइकिल में और एक आता है आपका दिसंबर साइकिल में। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता है NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है सॉरी, जो आप लोगों को सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देता है, जिसके बिहाफ पे आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके जस्ट क्लियर करने के बाद आपको ऑब्वियसली जॉब नहीं मिलेगी, इसके बाद भी आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठना है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अपीयर होना है, तो ये एग्जाम सर्टिफिकेट आपको ग्रीन सिग्नल देता है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज UGC नेट एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम में क्या क्वालिफिकेशन रहती है। दूसरा देखेंगे एज लिमिट कितनी होती है, जैसा कि सारे ही लोग ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे एग्जाम पैटर्न या एग्जाम शेड्यूल क्या होता है, और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। ठीक है, चल तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, क्या एग्जाम होती क्या है। चलिए, तो आपका जो एग्जाम है द UGC नेट एग्जाम, जिसको आप NTA नेट एग्जाम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि NTA के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, द बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया, जो UGC के बिहाफ पे ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है। ठीक है, होता क्या है इसमें आगे देखेंगे। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है। एक किया जाता है जून मंथ में और एक दिसंबर महीने में। ठीक है, तो दोनों ही मंथ्स में इसको क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा UGC के बिहाफ पर। ठीक है, क्लियर। एग्जाम फॉर दोज हु एस्पायर टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और सीक अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो न केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप टॉप 1% बच्चों में आते हैं, यानी कि आपके मार्क्स जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में टॉप 1% में आते हैं, तो आपको मिलता है JRF, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है, आप लोगों को किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करवाया जाएगा, और उस PhD के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा स्टाइपेंड या एक तरह से आप स्कॉलरशिप इसको बोल सकते हो, तो सरकार की तरफ से आपको फंड दिया जाएगा, जो कि अराउंड 37,000 पर मंथ होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप PhD करेंगे, जब तक आपकी PhD चलती रहेगी तब तक आपको ये वाली JRF मिलती रहेगी, और अगर आपकी PhD एक्सटेंड करती है तो यही चीज़ SRF में कन्वर्ट हो जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, और 2 साल तक और फिर आपको इसी चीज़ को
को आगे कंटिन्यू करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नेट एग्जाम। ठीक है, चलिए बात होती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है इंडिया में। अगर किसी में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं बन पाएंगे, ना ही एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आप ये दे रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको, अगर आप टॉप 1% बच्चों में आते हैं तो आपको JRF मिलता है PhD के लिए। ठीक है, यानी कि आपको सरकार की तरफ से फेलोशिप दी जाएगी PhD करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन क्या होती है इस एग्जाम की? इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, वो ये कि किसी भी मास्टर एग्जाम में, यानी कि किसी भी मास्टर्स की डिग्री जो कि आप बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में, आपका मिनिमम 55% होना जरूरी है। यानी कि आपने 55% मार्क्स के साथ में 55% प्रतिशत जो है आपके कॉलेज की डिग्री में, जो कि मास्टर्स किया है आपने, जैसे आपने MA किया है, आपने MSc किया है, ठीक है, आ रही बात समझ में, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है उसमें आपका मिनिमम 55% होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि क्या सभी को 55% लाना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि जो ST SC OBC EWS के बच्चे हैं और वीमेन कैंडिडेट है, उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन मिल करके मिल जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 50%। ठीक है, बाकी सभी के लोगों के लिए 55% है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के लिए। लेट्स गो एंड बात करते हैं आगे। होपफुली आपको समझ आया होगा क्वालिफिकेशन क्या है। एक आपने PG किया हुआ है, PG समझ जाइएगा आप, या तो आपने MA किया हुआ हो, ठीक है, या आपने MCOM किया हुआ हो। बात समझ आ रही है? MA MCOM कोई भी मास्टर डिग्री अपने सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में आपने उसको 55% के साथ क्वालिफाई की होनी चाहिए किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से या वैलिड यूनिवर्सिटी से, जिसको UGC ने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला हो। UGC हर साल ब्लैक लिस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करती है, तो आपको देख लेना है कि आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ी है वो UGC की ब्लैक लिस्ट में न हो। ठीक है, उसके अलावा आप इस एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे की बात जब हम करते हैं, एज लिमिट की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि जो NTA नेट एग्जाम है उसमें कोई भी एज बार नहीं है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और उसके एलिजिबिलिटी के लिए कोई एज बार नहीं है। बस आपके पास में एक मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपका 55% होना कंपलसरी है। मेक सेंस? चलिए बात करते हैं, तो फिर JRF के लिए एज लिमिट क्या है गाइस? 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को JRF की मैक्सिमम लिमिट एज जो है वो है 30 साल। ठीक है, और इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं और जो वीमेन कैंडिडेट है, स्पेशली वीमेन कैंडिडेट के लिए ये एज रहेगी 35 ईयर्स। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन इन लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको JRF चाहिए तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। ठीक है, उससे पहले 30 साल तक की उम्र तक अगर आप JRF तक पहुंच रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपको मिलेगी स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से। और अगर नहीं मिल रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे तरीके से चीज़ों को अक्वायर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बच्चा, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? देखो, एग्जाम पैटर्न पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसका एग्जाम आता है, पैटर्न क्या है इसका। देखो बच्चा, जो एग्जाम पैटर्न है बेसिकली, उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है चले, तो जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम होता है 3 घंटे का। आपको समय मिलेगा कितने? 3 आवर्स के। आप लोगों को कितने पेपर सॉल्व करना है बेटा? 2। कितने पेपर सॉल्व करना रहेंगे? 2। यानी कि आप लोग अपनी एग्जाम में 2 पेपर देखेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। कौन कौन से पेपर रहेगा बेटा? पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा वो आप लोगों का जनरल पेपर रहेगा। ठीक है, जो सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, यानी कि नो मैटर व्हाट, कौन सा आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी सब्जेक्ट्स में एंटी एग्जाम लेता है उन सभी लोगों के लिए पेपर 1 कॉमन है, जनरल है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को 50 प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न
है वो आपके 2 अंक का होता है, तो इसके टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पेपर 2 जो है बेसिकली वो आपका रहता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे कि अगर मैंने अपना मास्टर साइकोलॉजी में कंप्लीट किया है तो मेरे को पेपर 2 जो है वो साइकोलॉजी का मिलेगा। अगर किसी ने इंग्लिश में किया है तो उसको इंग्लिश मिलेगा, किसी ने अगर पॉलिटिकल साइंस में किया है तो उसका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस होगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे इससे आपके टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, 200 मार्क्स। यानी कि पेपर 2 कितने मार्क्स का होगा आपका, 200 नंबर का होगा। और दोनों को मिला दिया जाए पेपर 1 एंड पेपर 2 तो टोटल मार्क्स जो आप लोगों के बनते हैं वो बनते हैं बच्चा 300 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स बनते हैं बच्चा, 300 मार्क्स। तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और 300 नंबर में से जो सबसे ज्यादा यानी कि टॉप 1% में आता है, सबसे 200 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली आप अपने आप को जेआरएफ के बहुत अच्छे दावेदार मान सकते हैं। और जिन लोगों का जेआरएफ होता है उनको पीएचडी के लिए सरकार की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए आई बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि मैम कितने परसेंट लाएंगे तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, कितने परसेंट लाएंगे तो नेट हो जाएगा। और अभी जो गवर्नमेंट है, जो एनटीए है, एनटीए ने जो एक नई कैटेगरी लॉन्च की है वो है पीएचडी की। यानी कि अब अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना है तो उसके लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पीएचडी नहीं देने का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, आपको बस नेट ही देना होगा। तो नेट के ही स्कोर के आधार पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए एडमिशन दिया जाएगा। तो इस बार आप लोगों को रिजल्ट जो है वो 3 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। पहली कैटेगरी है आप लोगों की जेआरएफ की। अगर आप टॉप 1% में आते हैं तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का जेआरएफ है उनका नेट साथ में ही क्वालिफाइड माना जाता है, उनका पीएचडी साथ में ही क्वालिफाइड माना जाएगा, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। जेआरएफ सबसे हाई लेवल की डिग्री है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो है उसमें आएगा कि लेट्स सपोज आप टॉप 6% में हो, आप टॉप 1% में नहीं हो, कुछ नंबर्स आपके कम आए। ठीक है, देखो जेआरएफ और नेट का जो नंबर्स है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुल 6 से 7 नंबर या 6 से 7 अलग अलग सब्जेक्ट में बात करें तो 3 से 4% का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आप भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो दूसरी कैटेगरी जो है, जो टॉप 6% के अराउंड नंबर लाएंगे, वैसे तो उन लोगों को मिलेगा नेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। यानी कि आप जो है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, किसी भी स्टेट के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि एनटीए जो है, एनटीए नेट जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। उसको क्वालिफाई करने के बाद एक बार अगर आपने इसको एग्जाम को क्वालिफाई किया तो पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेट होने के बाद में बस याद रखना ये बच्चे पीएचडी भी करेंगे लेकिन उनको जेआरएफ के बराबर अमाउंट नहीं मिलेगा। इन लोगों को भी अमाउंट तो मिलता है, कुछ 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड इन लोगों को भी मिलता है, नेट वालों को। ठीक है, लेकिन जेआरएफ का अमाउंट जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए थर्ड कैटेगरी जो है, जिनका जेआरएफ भी नहीं हुआ, जिनका नेट भी नहीं हुआ, लेकिन स्टिल वो लेकिन उनका स्कोर अच्छा है अगर नेट में, तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो जब काउंसलिंग होगी तो जो नेट का स्कोर होगा उसके आधार पे आपको पीएचडी के लिए कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा बच्चा, रिजल्ट मिलेगा जेआरएफ, नेट और पीएचडी। बहुत ज्यादा अच्छे नंबर है, टॉप 1% तो जेआरएफ होगा, थोड़े से पीछे रह गए 2-4% से तो नेट हो जाएगा। और अगर बाय चांस नेट भी नहीं हुआ तो पीएचडी के लिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने थोड़ी मेहनत की होगी इस एग्जाम के लिए तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो अहेड, बात करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि ये दोनों पेपर के लिए आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, 3 घंटे लगातार आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सॉल्व करना है। 2018 से ये वाला पैटर्न आया था, उससे पहले वाला पैटर्न थोड़ा अलग था जब यूजी से एग्जाम लिया करता था, लेकिन जब से एनटीए आया है तब से उन्होंने यही सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो जब हम आगे की बात करेंगे बच्चा, तो एक और बात आप लोगों को याद रखनी है। देखिए
तो एज लिमिट मैं आप लोगों को शेयर किया, एग्जाम पैटर्न मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, पेपर 1 की मैं बात करूंगी स्पेशली, ठीक है। तो पेपर 1 में देखो, पेपर 1 का तो ऐसा देखा जाए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी के लिए मस्ट सजेस्ट है कि आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ पुराने पेपर का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। पुराने पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को गाइड करेंगे कि आपको कहाँ से और कितना और कौन से कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं देना है। याद रखना, PYQ जो है वो एक तरह से बाइबल ऑफ एनटीए नेट है। तो आपको 2018 से लगा के 23 तक के सारे पेपर्स को क्या करना है, सॉल्व करके देखना है एक एक बार। तो पेपर 2 को भी सॉल्व करके देखना है, और पेपर 1 के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में यूनिट वाइज PYQ सॉल्व करें जितना हो सके। वैसे पेपर 1 के लिए अगर आपने 2023-22 के भी पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, सारे सब्जेक्ट पे आए हुए पेपर को, जनरल पेपर को, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। चलिए शुरू करते हैं कि आपको कौन सी यूनिट पे कहाँ से कितना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली यूनिट है आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉमन सेंस के और कुछ क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कंसेप्ट वाइज। तो कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है लेवल्स ऑफ टीचिंग 100% जो है, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में आता ही है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या, ये वाला मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि टीचर सेंटर मेथड कौन सी होती है, लर्नर सेंटर मेथड कौन सी होती है, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद में ऑनलाइन मेथड में स्वयं प्रभा मूक्स, ये वो टॉपिक है जो 200% एग्जाम में आएगा और अभी भी आएगा और हमेशा आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला टॉपिक फॉर श्योर है, ठीक है, 200% यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो इवैल्यूएशन बनता है। इवैल्यूएशन हमको करना ही करना है, और एक हमको करना है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि CBCS सिस्टम जो है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपके इस यूनिट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, फ्यूचर में एक तरह से आप टीचर ही बनेंगे, तो वो आपकी टीचिंग स्किल को जरूर चेक करेंगे, एप्टीट्यूड को जरूर चेक करेंगे। तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस यूनिट। और ऑल्सो आप एक बार ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद में PYQ लगाइए जितना हो सकता है, वहां से आपकी क्वेश्चन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो कि मस्ट है फॉर एग्जाम। याद रखना, आपने कितना भी अच्छा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको एग्जाम का आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप लोग को के लिए एग्जाम में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। इसलिए याद रखना है, PYQ प्रैक्टिस करना इज मस्ट, मस्ट मतलब मस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 है आप लोगों की रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, और रिसर्च के टाइप्स, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों को अच्छे से करना है और मेथड्स ऑफ रिसर्च ये अच्छे से करना है, ठीक है। और एथिक्स भी और ICT इन रिसर्च, ये वाला टॉपिक आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, तो एक एक बार इनको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। यूनिट 3 है आपका कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक अपठित गद्यांश या एक अनसीन पैसेज आएगा, और उस अनसीन पैसेज पे बेस्ड आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए तो क्या बोल सकती हूँ मैं कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी RC आए हुए हैं, जितना भी हो सकता है आपसे उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना मस्ट है गाइस, ठीक है। चलिए, चलिए गाइस आगे बात करते हैं। एक मिनट गाइस दीजिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग, तो देखिएगा, ठीक है। यूनिट 4 है आप लोगों की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। 2 या 3 टॉपिक आपको करना है और थोड़ा सा PYQ प्रैक्टिस करना है, देन डन, ठीक है। PYQ में सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखो कम्युनिकेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोग करेंगे वर्बल, नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन कौन सा होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है। इस वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद में आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो नहीं छोड़ना है, फॉर श्योर आएगा, वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके पीवाईक्यू बनाना है, डेफिनेटली आपसे इसके आंसर बन जाएंगे। तो ये होती है आपकी यूनिट 4। अब यूनिट 4 के बाद में हम बात करते हैं यूनिट 5, जो कि सबको डर लगता है मैथ की। ठीक है, तो मैथ से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैथ में और डीआई में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुल 3 टॉपिक आप यूनिट 7 के लिए प्रिपेयर कीजिए और 3 से 4 टॉपिक आप यूनिट 5 में प्रिपेयर कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से टॉपिक आपको यूनिट 7 के लिए प्रिपेयर करना है, मैं पहले वो बता देती हूँ। ठीक है, देखिए गाइस, अगर हम बात करें यूनिट 5 और यूनिट 7 की, तो दोनों ही जो है वो आपके एक तरह से कैसी वाली यूनिट है बच्चा, मैथ वाली यूनिट है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको स्मार्टली, क्योंकि हम में से ज्यादातर नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ह्यूमैनिटीज के होते हैं, हमको मैथ का उतना पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ 2 से 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन यू विल बी डन। देखो यूनिट 7 में आता है आपका डीआई। ठीक है, डीआई में बेसिकली होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपसे पूछा जाता है। एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे कुछ डेटा दिया जाएगा और उसके बिहाफ पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको सॉल्व करके उत्तर देना है। ठीक है, तो अगर ये है तो आप लोगों को क्या करना है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को डीआई सॉल्व करने के लिए 3 बातें पता होना चाहिए। कौन कौन सी बातें पता होना चाहिए बेटा? पहली बात आपको पता होना चाहिए प्रतिशत, सॉरी रेशो ले लो पहले, अनुपात समानुपात आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि औसत कैसे निकालते हैं। और एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है आप लोगों का रेशो, एवरेज, और एक और आपको पता होना चाहिए परसेंटेज। बस ये 3 गेम अगर आपको पता है, इन तीनों के अगर आपको बेसिक्स पता है और आपने पुराने पेपर को देख करके उनको एक बार सॉल्व कर लिया, देन आप बिलीव में आपका सारा काम जो है वो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए यूनिट 5 की जब हम लोग बात करेंगे बच्चा, तो यूनिट 5 जो है वो है आपकी कौन सी यूनिट है? यूनिट 5 मैथ की यूनिट। यूनिट 5 से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से रीजनिंग के 2 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं जो कि बहुत आसान आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के या नंबर सीरीज के। ठीक है, या डायरेक्शन के आते हैं, तो ये बहुत आसान यूनिट है। उसके अलावा मैथ से आपको डरने की जरूरत नहीं। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। आप लोग जो टॉपिक इसमें प्रिपेयर कर सकते हो वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो ये हम लोगों को करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में स्पीड वाला, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा। और एक और टॉपिक आप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके साथ साथ डिस्काउंट वाला भी इसका ही टॉपिक है, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। बस इतना कर लो, डन है। ठीक है, मान के चलिए आप कम से कम 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके अराउंड सही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 टॉपिक आपको यूनिट 5 के लिए करना है। ठीक है, और 3 टॉपिक यूनिट 7 के लिए करना है। दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा अपने सर पे। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपका काम हो जाएगा, यहाँ से आएगा तो भी हो जाएगा। तो ये हो गई, एक तीर से 2 निशान है डेफिनेटली। बट थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, को सीखने की, समझने की, प्रश्न जो है वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं मैथ के, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट 6 की। यूनिट 6 है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको करना है वो है सबसे पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छे से करना है, वेन डायग्राम फॉर श्योर करना है, और उसके बाद में इंडियन लॉजिक बहुत अच्छे से करना है। इंडियन लॉजिक में ये पूरा पोर्शन आपका आ जाएगा, ये सारा आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बस ये 3-4 टॉपिक आप लोगों को करने हैं। इंडियन लॉजिक में जो हेत्वाभास है उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जब ये वाले टॉपिक हो जाते हैं तो एक और टॉपिक जो है आपकी नॉन फॉर्मल फैलिसीज वाला आता है। ठीक है, तो आप करेंगे एक कौन सा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, दूसरा वेन डायग्राम, तीसरा इंडियन लॉजिक और चौथा फैलिसीज। यहाँ से एग्जाम में 110% क्वेश्चन आते हैं, आपको भी देखने को मिलेंगे। इनके साथ आप मेहनत कीजिएगा, पहले इसको सीखिएगा, समझिएगा, उसके बाद PYQ सॉल्व कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं हम लोग यूनिट 7 की। मैंने अभी आप लोगों से बात की है डेटा इंटरप्रिटेशन की। मैंने बोला है टेबल बेस हम लोगों का DI आता है। ठीक है, इस DI के आधार पे कुछ आपको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के आधार पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको सॉल्व। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे यूनिट 8।
यूनिट 8 है आपकी कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर का बेसिक आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताते हैं वो समझ लीजिए आप। देखिए, जनरल एब्रिविएशन मतलब होता है आपसे फुल फॉर्म वाले प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चा? फुल फॉर्म वाले, जैसे www का फुल फॉर्म क्या है, HTTP का क्या है, GUI क्या है, ठीक है, रोम क्या है, रेम क्या है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन आते हैं जो इसमें नहीं है वो है एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 110% एग्जाम में आएगा, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, इनपुट डिवाइस क्या होती है ना, बेसिक्स पता होना चाहिए कंप्यूटर के और इंटरनेट के। तो ये दो चीज़ें, और इसके अलावा आप लोगों को याद होना चाहिए ये वाला टॉपिक, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये मस्ट है। जैसे ई शोध गंगा क्या है, ई शोध सिंधु क्या है, ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आप अच्छे से करेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। मेमोरी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, मेमोरी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और डेफिनेटली ये कंप्यूटर के बेसिक्स में आता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी में कितने टाइप होते हैं, रैम और रोम, ठीक है, उसमें वॉलेटाइल कौन है, नॉन वॉलेटाइल कौन है, ये हम लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। यूनिट 9 बहुत बड़ी यूनिट है, तो आप लोगों को बस 2 या 3 टॉपिक में बता रही हूँ, आप लोगों को करिएगा फॉर श्योर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे से जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला टॉपिक है, कौन सा वाला, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर श्योर 200% यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद में एक और टॉपिक जो आप करोगे वो टॉपिक है आपका पोल्यूशन वाला। कौन सा वाला है? पोल्यूशन। अब देखो कहाँ है पोल्यूशन, ये वाला, ठीक है। पोल्यूटेंट भी करना है और पोल्यूशन पूरा ही करना है, ठीक है, सारे ही पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन तो मस्ट कर लेना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में जो करना है वो ये वाला टॉपिक करना है, ये वाला एग्रीमेंट्स वाला, ठीक है। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल क्या है, क्योटो क्या था, ठीक है, सब कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सब आपका पढ़ा हुआ होना मस्ट है। डेट वाइज पता होना चाहिए, इसके जो मेन बातें हैं बस वो पता होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। यूनिट 10 हायर एजुकेशन। यूनिट 10 हायर एजुकेशन में हमको एजुकेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, जब अंग्रेज थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था, और जब अंग्रेज चले गए यानी कि जब देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने के बाद में सिचुएशन क्या थी, किस तरह से एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कब तक इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक का सब पता होना चाहिए। तो आप मान के चलो कि प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया से लगा करके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक का इवोल्यूशन पता होना चाहिए। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। उसके अलावा देश में कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी, क्या है, ठीक है, वो ईयर वो कहाँ पे है और कब बनी है, इसका एक ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एक वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आता है जो कि आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारा टॉपिक आपको बताने की कोशिश की, होपफुली ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मिलकर के तैयारी करें तो आप हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। एक और बात जो आप लोगों को याद रखना है, देखिए, कंसिस्टेंसी और पुराने पेपर की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बार आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इतना कर लिया तो ये चीज़ें आप लोगों को 110% आपके JRF तक पहुंचाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन 10 यूनिट में से कौन सी यूनिट पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।